Hello and welcome to the podcast by Astitva Prakashan. Today we are joined by Captain Manindra Nath Jha sir for his latest release on Char Akshar Yun Hi. So, sir, hello and welcome. थैंक यू थैंक यू। Sir, I would love to know आपके लिखने के पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? चार अक्षर बस यूं ही। बड़ा अच्छा सवाल है मैडम। एक्चुअली मेरे पिताजी एक लिटरेरी पर्सनैलिटी थे, तो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। बट कहीं ना कहीं वो उभर कर नहीं आ पाया था, और बीच बीच में मैं लिखता रहता था, ऐसे लिख के रखता था। तो मेरे कुछ कलीग्स ने, खास करके संजय चौधरी हैं और एक प्रशांत दास हैं, उन लोगों ने बहुत उकसाया मुझे कि सर इसे छपवाइए छपवाइए, आप अच्छा लिखते हैं। मैं कार्यालय में पढ़ता रहता था, और फिर बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, खास करके मेरी बेटी ने। तो फिर ये प्रकाशन होकर आप लोगों के सम्मुख आया है। और सर अभी कैसा लग रहा है कि आपकी बुक फाइनली पब्लिश हो चुकी है और अब लाइव है? आपके फैमिलीज और फ्रेंड्स और कलीग्स सबके रिएक्शंस और रिव्यूज क्या है बुक को लेकर? तभी थोड़ा आश्चर्यचकित है, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हूँ, और मेरा जिस तरह का कार्यकाल 30 साल का सेवा काल रहा है, तो बहुत लोगों ने इस तरह की उपहार जो है उम्मीद नहीं किया था। तो आश्चर्यचकित भी है, और बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं इसकी। तो यही है। सर आपकी किताब में जीवन के रंग और अनुभव नजर आते हैं। तो क्या ये किताब आपके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित है? देखिए मैडम, मैं तो लिखना एक अच्छे उम्र में जाके शुरू किया, मतलब बहुत उम्र गुजारने के बाद। और 30 साल का मेरा कार्यकाल जो मैंने कहा है सेवा काल है, तो निश्चित रूप से इसके दौरान जो भी नरम गरम खट्टी मिट्टी, जो जिस तरह के भी विचार मिले, जो भी झेला हमने देखा, तो उसका प्रभाव तो आया ही है लेखन पर, निश्चित रूप से आया है लेखन। और सर चार अक्षर बस यूं ही, ये टाइटल काफी सरल है लेकिन काफी गहरा है। इसके पीछे आपकी क्या सोच या क्या कहानी रही है? मैडम, इसमें कोई सोच या कहानी नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, कविताएं मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, यूं ही लिखता गया। जब भी कोई चीज देखा समझा या कुछ चीज से ठेस लगी, तो लिख दिया। तो फिर तब मैंने पुस्तक का भी सोचा, फिर जब यूं ही कविताएं लिखी गई हैं तो क्यों नहीं ये पुस्तक भी यूं ही हो जाए। लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि इस शीर्षक को बहुत लोगों ने सराहा है, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की है। तो निश्चित रूप से जो भी आगे की कृतियां आएंगी, इसके इसके इर्द गिर्द ही रहेंगी। इसको मैं पकड़ के रखूंगा इस भाव को। जी सर। और सर सेना और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे डिसिप्लिन प्रोफेशन में इतने साल सर्विस देने के बाद आपको क्या चीज अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स राइटिंग? देखिए मैडम, लेखन को यदि हम देखते हैं सही तरीके से, तो लेखन क्या है? अभिव्यक्ति है आपके विचारों का, आपके अंदर जो भाव चलता है उसका, उसी को आप अभिव्यक्त करते हैं। तो इस दौरान जितने भी मैंने अनुभव किए, जो चीज मैंने समझा देखा सीखा, तो उसको मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। और सर आपकी किताब में 35 कविताएं हैं। और इन कविताओं में से आपकी सबसे पसंदीदा या दिल के करीब ऐसी कोई कविता है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? आप यदि देखेंगे ध्यान से, तो सारी कविताएं जो है कुछ ना कुछ भाव लेके ही लिखा गया है, और सभी भाव जो है दिल से ही निकला हुआ है। तो सभी कविताएं दिल के करीब ही हैं। हाँ, इसमें भी यदि आप बिल्कुल किसी एक प्रिय कविता चुनने को कहेंगे, तो जिसको लोगों ने बहुत सराहा है, जिस कविता को, ये रहे अंगूठे का साथ, इसको मैं सबसे प्रिय मानूंगा। इसमें इसमें एक अनूठा भाव उभर कर आया है, तो इसको ही सबसे प्रिय मैं मानूंगा। जी सर। सर आपकी किताबों में इमोशंस और थॉट्स का बहुत सुंदर बैलेंस देखने मिलता है। क्या आप अपनी राइटिंग प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं?
राइटिंग कोई प्रोसेस ऐसा कुछ सोच समझ कर नहीं है मैडम, बिल्कुल सरल है। राइटिंग को मेरे हिसाब से आदमी को सरल और सहज रखना चाहिए। आप कितने सरल तरीके से जटिल भावों को भी यदि व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि पाठक जो होते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनकी सभी तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। तो जटिलता से आप लिखेंगे तो हो सकता है जिनको ज्यादा अच्छा आता है, जिनको ज्यादा पढ़ना लिखना आता है, वो समझ पाएंगे। लेकिन जिनको थोड़ा कम आता है वो शायद उस भाव तक नहीं पहुंच पाए और आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि जटिल भावों को भी सरल तरीके से रखें, ताकि एक आम से आम व्यक्ति को ये बात समझ में आए, उसके भाव को समझे, मनन करे। यही प्रयास रहा है। जी सर। सर, क्या कोई खास घटना या जीवन का ऐसा मोड़ जिसने आपको कविताओं की तरफ आकर्षित किया हो या कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया हो? अ, जैसा कि कहा, लिखना मेरा नहीं था शुरू से ही। कार्यालय में कुछ हिंदी दिवस के कार्यक्रम होते थे तो उससे मैं प्रोत्साहित हुआ, और बाद में भावों को ही उतारा है मैंने। तो ऐसा कोई मतलब वजह नहीं है जहां से मैं मुड़ गया। बस ये एक सरलता से ही जो भी समझ में आया है, भावनाएं जब उभर के आई हैं, उसको मैंने उतारने का प्रयास किया। इसलिए हमारे मेरे शब्द भी बड़े सरल हैं, बहुत ज्यादा इसमें जटिलता नहीं दिखेंगी आप। जी। सो सर, लिखना क्या आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस है या एक सेल्फ डिस्कवरी है? आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये मैडम दोनों ही मान सकते हैं। एक सेल्फ डिस्कवरी भी है, कुछ चीज जब डिस्कवर किया जाता है, जिसके बारे में समझा जाता है, और जब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे आपको आक्रोश तो होता है, लेकिन आप कहीं उसको भ्रास निकाल नहीं सकते हैं, तो निश्चित रूप से लिख कर आप उसे व्यक्त करते हैं, और जो आपको अंदर से फिर हील करता है, डेफिनेटली हील करता है। आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। और यही पाठकों से भी उम्मीद रहेगी कि इसको पढ़ें और इस चीज को समझें, अपने आप को, स्वयं को हील करें। जी सर। और सर, आर्मी में भी इतने साल सर्विस करने के बाद, इतने साल देने के बाद, क्या अ, उसका प्रभाव आपकी पर्सनालिटी या आपके राइटिंग स्टाइल स्टाइल पे झलकता है? एक कहावत है मैडम, वन से फौजी ऑलवेज ए फौजी। तो जिसने एक बार सेना में अपना जीवन काल शुरू कर दिया, वो सदैव सेना में ही रहता है। और सेना की सबसे अच्छी बात क्या है मैडम, कि वो बहुत ही स्ट्रेट, सरल, डिसिप्लिन्ड, और आपके अंदर दृढ़ता लाती है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव मेरे काव्यों पर लेकर आया है। जी सर। और सर, जब आप लिख रहे थे तो क्या आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक रिचुअल फॉलो किया कि मुझे इतना वक्त मुझे लिखने को देना है या कविताओं को देना है, या क्या था आपकी जर्नी, जानना चाहूंगी मैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ तो नहीं था, लिखने का कोई इस तरह का प्रक्रिया नहीं था, या मैं इतने समय में बैठ के रूटीन में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सर्विस है, परिवार है, तो अपना ही सबके दोनों का उलझने होती हैं। कई बार कुछ बातें, विचार जब मस्तिष्क में आया, तो उस भाव को उसी समय 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर ही कागजों पे रख दिया था। कोई ऐसा कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, जब जब जहाँ जैसे आया वैसे ही लिखा गया। और सर, क्या आपने, जैसे हम कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, क्या आपने कभी उसे फेस किया कि कभी ऐसा लगा हो कि आगे मैं क्या लिखूं, या आप बस वहीं पे रुक गए हो, ऐसा आपको आगे क्या लिखे क्या सोचे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो? ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात क्या है, मैं खुद को राइटर मानता नहीं। तो जब मैं खुद को लेखक ही नहीं मानता हूँ, तो इस तरह की कोई विचार मस्तिष्क में नहीं है। जो जब आएगा लिखता चला जाऊंगा, नहीं आएगा तो अपने कार्य में लगा पड़ा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बट एक चीज देखने को आ रहा है, जब जब से ये पुस्तक छपी है, कुछ ना कुछ विचार दिमाग में आते ही जा रहा है। तो लिखने की प्रक्रिया चल ही रही है। और सर, क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंग राइटर्स को या यंग पोएट्स को जो कुछ लिखना चाहते हैं पर झिझक रहे हो, शायद किसी भी वजह से, या वो ना लिख पा रहे हो या फिर वो प्रकाशित ना कर पा रहे हो? देखिए, जहां तक प्रकाशन की बात है, ये झिझक तो मेरे अंदर भी थी। लिखना तो सरलता से लिख दिया था, बट प्रकाशन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसी पब्लिसिटी होगी,
कैसे किताबों में ISBN ये सब नंबर्स आएंगे। बट मैं तो सारे यंग राइटर्स को यही कहूंगा कि अस्तित्व प्रकाशन के साइट पे जाएं, और वो वन क्लिक में सारी चीजें होती हैं, कोई तनाव नहीं है, आप बस लिख कर दे दीजिए, तो बाकी सारी पुस्तक के रूप में और लेखक के रूप में अस्तित्व प्रकाशन ही आपको निखार कर ला कर रख देगा। और जहां तक लिखने की बात है नए लेखकों के लिए, तो जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल AI या ChatGPT के माध्यम से भी कविताएं लिखी जाती हैं। तो मेरा यही जी उन लोगों से आग्रह रहेगा कि इसके चक्रव्यूह में ना फंसे, अपने मौलिकता को बनाए रखें। जब मौलिकता को रखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे, तो निश्चित रूप से वो निखर कर अच्छे कवि के रूप में सामने आएंगे या अच्छे लेखक के रूप में सामने आएंगे। जी सर। और सर क्या आपको इस किताब का सबसे मुश्किल पार्ट अगर हम कहें तो वो क्या रहा आपके लिए? नहीं, सबसे मुश्किल पार्ट कहा ना मैंने, मैं कैसे प्रकाशित होगा यही सबसे बड़ी समस्या थी। तो वो हल हो गया, एक झटके में हल हो गया। तो जस्ट मैं रैंडमली क्लिक कर रहा था, किसी ने मुझे सुझाव दिया, जैसे मैंने कहा ना, मेरे कार्यालय के लोगों ने सुझाव, सर इसको प्रकाशित करवाइए। तो मैं रैंडमली सर्च कर रहा था, फिर मैं अस्तित्व प्रकाशन का साइट पे गया, फिर बातचीत हुई, तो वो उसके बाद से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, सब सरल ही पता चला गया, कोई दिक्कत नहीं लगा। सर आपकी कविताओं में जीवन संघर्ष और आत्मचिंतन जैसे बहुत विषय बार बार उजागरित होते हैं, तो क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस थी? नहीं, चॉइस या कुछ सिलेक्शन नहीं किया मैंने मैडम, मैंने कहा ना, जो जिस समय मेरे मस्तिष्क में आया, निश्चित रूप से किसी न किसी घटना से प्रेरित है ही है। तो जब आया तो बस मैं उसको शब्दों में ही उतार दिया। ऐसा कुछ सोच विचार के या कविता के लय ताल सुर ये सब कुछ नहीं मुझे समझ है उतना, तो बस लिख दिया मैंने, भावों को ही लिख दिया। और सर क्या ऐसी कोई कविता है अभी आपके पास जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो हम शायद बुक में हमें ना मिले पर आपको लगता है कि ये दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए? कविताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी उस तरीके से तैयार नहीं हूं। आएंगी फिर किताबें, फिर से आएंगी तो निश्चित रूप से जी। अ, आएंगे दर्शकों के पास। जी सर। पुस्तक में एक और जितनी भी कविताएं हैं, मैं चाहूंगा उनको कि वो पढ़े, एक एक पुस्तक पढ़े। लोग पढ़ना नहीं चाहते आज के समय में, मैंने जो देखा है, पढ़ने की जो चाहत है वो कम होती गई। लोग डिजिटल मीडिया पे ही जी ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसकी तरह ही वो पढ़ते हैं। यदि पुस्तक से एक कविता पढ़ना चाहूंगा, यदि आप कहें तो मैं पढ़ सकता हूँ उसमें से एक कविता, जो जो एक और जी कविता जो मेरे दिल को बड़ी बड़े करीब है, तो मैं उसको सुना सकता हूँ। तो जी सर। ये कविता का शीर्षक जो मैंने रखा है, मनुष्य कहाँ है। तो इसके बोल ऐसे हैं, ऐसे शब्द ऐसे हैं: गीत है अनेक पर संगीत कहाँ है, गीत है अनेक पर संगीत कहाँ है, रीत है अनेक पर प्रीत कहाँ है, श्रृंगार है अनेक पर निखार कहाँ है, चमक ही चमक पर रोशनी कहाँ है, व्यंजन है अनेक पर स्वाद कहाँ है, घोंसले हैं अनेक पर चहक कहाँ। फ्लैटों में आजकल हम लोग सब रहते हैं, बट चहक नहीं मिलती। जी चौखटे हैं अनेक, ध्यान दीजिएगा, चौखटे हैं अनेक जी। पर मर्यादा कहाँ। चार दीवारी बहुत सुसज्जित पर घर कहाँ। क्या ये सोचने का वक्त नहीं कि हम कहाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूछने लगे, मनुष्य कहाँ है, मनुष्य कहाँ। क्या बात है सर। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ था, बहुत बहुत ही जेन्युइन लिखा हुआ था अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ये वाकई हमारी डे टू डे लाइफ की ही एक
एक प्रकार की समस्या ही कह सकते हैं हम, कि हम रहते जरूर है हर जगह, पर हम वहां पे कह सकते कि हम कॉन्शियसली प्रेजेंट कभी कभार नहीं होते हैं। हम दिखते बिल्कुल मैडम। हैं, ओके हम बैठे हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली हमारी माइंड कहीं और होती है। और वो बिल्कुल। वो चीज हमें पता भी नहीं चलती है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है हमारे साथ। जी जी जी। यही भाव को मैंने लाया है मैडम। और सर, अगर कोई एक मैसेज अगर आप चाहे इस किताब को पढ़ने के बाद आपके रीडर्स लेके जाए, तो वो मैसेज क्या होगी? मैंने इसमें अपनी कविताओं में जो भी लिखा भी है, जो लिख भी रहा हूँ, प्रयास रखा है मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का, के ऊपर लोग ध्यान दें, उसके प्रति संवेदना रखें, सहनशीलता रखें। यही मेरे लोगों से आग्रह है कि वो सब भी इस चीज पे ध्यान दें, क्योंकि उसकी कमी थोड़ी सी होती जा रही है। हम लोग बहुत ज्यादा बिजनेस की ओर ओरिएंटेड हो गए, रिलेशंस भी आजकल थोड़ा सा बिजनेस जैसा ही होता चला जा रहा है, इसमें थोड़ी सी कमी आए, जी। यही प्रयास है मेरा। और सर, एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं इस चीज को बेहतर बनाने के लिए? हम अपनी तरफ से मैडम एटलीस्ट बदले की भावना ना रखें, और मतलब जो जैसा कर रहा है वैसा ही व्यवहार करना, इस तरह का सुनने को मिलता है। नहीं, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। छोटी छोटी उदाहरणें हैं, जैसे कोई फंक्शंस में आप जाते हैं, आप जब नेक देते हैं तो लोग लिखना शुरू करते हैं कि नेक इन्होंने 5100 दिया, या 1001 दिया, या 10,000 दिया। मैंने एक बार पूछा लिखते क्यों हैं? बोले नहीं नहीं, फिर इनके यहाँ कार्यक्रम होगा तो हमें भी देना। तो इस चीज से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। आप जो नेक दे रहे हैं जी। वो आप प्रेम दे रहे हैं, उनको आशीष दे रहे हैं। आशीष का कोई मोल नहीं होना चाहिए, प्रेम का कोई मोल नहीं। वो रिटर्न नहीं हो सकता, किसी को आप वापस नहीं दे सकते। उनको जब जो देना होगा, जब आपको देना होगा, अपने हिसाब से जितना आप प्रेम दे सकते हैं, जितना आशीष दे सकते हैं, वो ही। यही मैं कहना जी सर। और सर, आप अपने सर्विस स्पिरिट से ऐसा कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं हमारे रीडर्स को, जो उनके लाइफ में काफी एक इंस्पिरेशन हो सके या उन्हें एक बेहतर रास्ते में लेके जाए? देखिए, सर्विस ऐसा है, सर्विस का मतलब होता है नौकर। और नौकर, नौकरी जो है नौकर ही करता है। तो जब आप सर्विस करते होते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि आपके ऊपर भी जो है वो भी नौकर ही है, आपके नीचे भी जो है वो भी आप जैसे ही नौकर। तो ऐसा ना आप अपना व्यवहार रखें कि नीचे वाले को आप नौकर से समझे। आप अपने जैसा ही नीचे वाले को भी समझे, और ऊपर वाले को भी अपने जैसा ही समझे। ऊंच नीच होती रहती है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा उद्विग्न ना हो, तभी लंबी नौकरी चलेगी। और अभी 30 साल की नौकरी पे तो ऐसे ही चलता आया, ठीक चलता आया है मैडम। यही है कि उद्विग्न नहीं होना है, और लोगों को नहीं परखना है, जांचना है। नौकरी में आप अपनी प्रतिभा अपने क्षेत्र में 100% देने का प्रयास करें, वही शायद काफी होता जी सर। और सर, मैं आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आप किस पे लिख रहे हैं? वो क्या चीज है? क्या वो एक और पोट्री कलेक्शन होने वाली है, या कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं आप? है। ये तो मेरे को इग्नाइट कर दिया है मैडम, ये अस्तित्व प्रकाशन ने। तो लिखना तो होगा ही, चल ही रहा है। एक्चुअली जैसे आपने शुरू में ही कहा कि सेना सेवा के बारे में आपने कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस एरिया को मैंने टच नहीं किया है अपने किसी भी कविताओं में। तो जो मेरी अगली कृति है उससे संबंधित है, उसके ऊपर एक कविता, कविता नहीं, लॉन्ग पोएम कहा जाएगा, वो लिखा जा रहा है। तो आएगा जल्दी ही लोगों तक, पाठकों तक आएगा मैम। शायद और बेहतर रूप में ही आएगा, ये उम्मीद है। जी सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, और आपके इंस्पिरेशन शेयर करने के लिए, आपके पूरे राइटिंग करियर को शेयर करने के लिए। डिस्पाइट बीइंग इन आर्मी फॉर 30 years, आप उसके बाद भी लोगों को इतना इतना कुछ सिखा रहे, इतना प्रेरित कर रहे हैं। और एक्चुअली अगर आपकी कविताएं भी देखी जाए, तो वो हमें एक चेक देती है, एक रियलिटी चेक जिसे हम बोलते हैं, कि आखिर सही में हम कर क्या रहे हैं एज अ यूथ भी।
हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और हमें किन सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। ये चीजें आपकी किताब हमें काफी प्यारे तरीके से समझाती और सिखाती भी है। सो एंड थैंक यू सो मच सर कि आप आज मुझे ज्वाइन किए और एक कन्वर्सेशन हम कर सके। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और पूरी उम्मीद है सर कि आप अगली बार हम फिर से यही मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। बिल्कुल मिलेंगे मैडम, बिल्कुल मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैडम, थैंक यू।